नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज में। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कब बना था? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 1973, 1964, 1975 या 1980। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1964। वर्ष 1964 ही वो वर्ष था जब मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश, आप ये भी जानते हैं कि तेंदुपत्ते के उत्पादन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेंदुपत्ते का प्रमुख उत्पादक राज्य है और ये राज्य तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य भी बना था। मध्य प्रदेश, अगर आप तेंदुपत्ते को देखेंगे तो बीड़ी उद्योग में प्रमुख कच्चा माल है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से तेंदुपत्ते का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो तेंदु उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र सागर में पड़ता है। इसके बाद सीधी, शहडोल और जबलपुर में इसके क्षेत्र पड़ते हैं तेंदुपत्ते के उत्पादन के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों की कौन सी श्रेणी कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत कवर करती है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या विविध वन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखें तो उसके वर्ष 2023 की जो इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का सबसे बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है, जो कुल वन क्षेत्र का 88.65% है। और ये वन मुख्य रूप से कितनी वर्षा वाले, औसतन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भिलावा उत्पाद आधारित एक विनिर्माण इकाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भिलावा क्या है? एक प्रकार का फल है, एक प्रकार की लघु वन उपज है। तो आपको ये बताना है कि इसके संबंध में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहां पर है? बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा या श्योपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा। तो भिलावा उत्पाद आधारित जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो छिंदवाड़ा में स्थित है। भिलावा एक प्रकार का फल है, एक प्रकार की लघु वन उपज है और इससे न केवल दवा बनाई जाती है बल्कि इससे स्याही और पेंट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ISFR यानी इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस वन प्रकार का क्षेत्रफल सबसे कम है? आपके सामने ऑप्शंस हैं चार, अत्यंत शुष्क सागौन वन, हल्का आर्द्र सागौन वन, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन या नदी तटीय वन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा नदी तटीय वन। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर आप ISFR 2023 के अनुसार देखें तो नदी तटीय वन यानी रिपेरियन फ्रिंजिंग जो फॉरेस्ट है उसके बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल केवल 15.07 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है और ये कुल मानचित्रित क्षेत्र का 0.02% है, जो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जानने से पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी प्रैक्टिस करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और दृष्टि संस्थान आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी के संदर्भ में दृष्टि संस्थान का एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बैच आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। न केवल हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में उपलब्ध होगा बल्कि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में उपलब्ध होगा। ऑनलाइन मोड में इसकी जो क्लासेस हैं वो इंडोर क्लासरूम से लाइव होंगी और ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो दृष्टि संस्थान की इंदौर शाखा में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये जो बैच है ये 70 दिनों की अवधि का है। साथ ही इकाई 1 से लेकर के 10 तक का पूर्ण पाठ्यक्रम इसमें कवर किया जाएगा। नए पैटर्न के अनुसार जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हल करने की विधि भी आपके सामने उपलब्ध होगी। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके रुझान पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी आपको उपलब्ध होंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना है। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं 8750187501 पर। एडमिशन संबंधित कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए तब भी आप यहां पर कॉल करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं।
अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ISFR यानी इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क सागौन वन कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 0.85%, 27.06%, 24.40% या 18.181%। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 27.06%। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। शुष्क सागौन वन का क्षेत्रफल 21,715.29 स्क्वायर किलोमीटर है और यह कुल मानचित्रित क्षेत्र का 27.06% है। मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन प्रकार है। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर आता है दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, जिसका क्षेत्रफल है 19,580.68 स्क्वायर किलोमीटर और ये प्रतिशत के हिसाब से कितना है? 24.40% प्रतिशत के हिसाब से पड़ता है। अगला प्रश्न है, संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश के किन जिलों को लाभान्वित करती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? नर्मदापुरम छिंदवाड़ा, बालाघाट सिवनी, रायसेन और विदिशा, पन्ना और छतरपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बालाघाट और सिवनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संजय सरोवर परियोजना जो है ये वेनगंगा नदी आधारित परियोजना है, नदी पर आधारित है। वेनगंगा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा क्षेत्र से होता है। यह परियोजना सिवनी और बालाघाट दोनों जिलों की सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को पूर्त करेगी, उनको लाभ प्रदान करेगी। वेनगंगा जो है ये मध्य प्रदेश की वो नदी है जो दक्षिण दिशा में बहती है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडव जलप्रपात और रनेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं चंबल, बेतवा, केन या सिंध। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा केन। कौन से जलप्रपात की बात हो रही है? पांडव जलप्रपात और रनेह जलप्रपात की यहां पर बात हो रही है। तो केन नदी का जो उद्गम है वो कटनी के अहीर गांव जो कि भांडेर पहाड़ियों में पड़ता है उससे हुआ है। रनेह जलप्रपात की बात करें तो ये छतरपुर में स्थित है और केन कैनियन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पांडव जलप्रपात की बात करें तो ये पन्ना में स्थित है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और केन बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य आधार है केन नदी। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धसान नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले की कौन सी तहसील है? धसान नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कि रायसेन जिले की कौन सी तहसील में यह पड़ता है इसका उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शंस है कुमरा ग्राम, सिरोंज, बेगमगंज या आष्टा। इसका सही उत्तर होगा बेगमगंज, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धसान नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील में है। ये बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? धसान नदी बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी पड़ेगी? इसकी कुल लंबाई पड़ेगी 365 किलोमीटर। इसके अलावा जिसमें से 240 किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है? ये बुंदेलखंड का प्रमुख बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसका प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा किस स्थान पर नर्मदा में मिलती है? आपके सामने ऑप्शंस है नरसिंहपुर, गाडरवारा, बांद्रा भान या पासीघाट। इसका सही उत्तर होगा बांद्रा भान, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी बेसिक जानकारी लेते हैं। तवा नदी का जो उद्गम है वो महादेव पहाड़ियों, सतपुड़ा श्रेणी की जो महादेव पहाड़ियां हैं वहां से होता है। और यह बांद्रा भान यानी नर्मदापुरम के पास नर्मदा में मिलती है। तवा पर स्थित जो तवा जलाशय है और तवा जलाशय परियोजना है वो क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है तवा नदी की? लगभग 172 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, बीना नदी पर राहतगढ़ सागर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? बीना नदी पर आपको बताना है राहतगढ़ में कौन सा जलप्रपात है। आपके सामने ऑप्शंस है पूर्वा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या पांडव जलप्रपात। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर सही बता सकते हैं। बीना नदी पर राहतगढ़ जो बांध है वो राहतगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? तो बीना नदी पर राहतगढ़ में जो जलप्रपात है उसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर जो कि बेतवा की सहायक नदी है और ये राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात बनाती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वा और चचाई जलप्रपात की बात करें तो ये तमसा, जिसे टोंस भी कहा जाता है, टोंस नदी
पर स्थित है। इसके अलावा जो केन नदी पर पांडव जलप्रपात है, यह भी आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तमसा, जिसे टोंस भी कहा जाता है, नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? अमरकंटक, झुकेड़ी गांव, काकड़ी बरडी या महादेव पर्वत। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा झुकेड़ी गांव। तो झुकेड़ी गांव जो है वो उद्गम स्थल है तमसा नदी का। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तमसा या टोंस नदी का जो उद्गम है वो मैहर के झुकेड़ी गांव के तमसा कुंड से होता है। इसके पुराने नाम क्या है? तमसा, तमसा, प्रिनास, मेगास्थनीज ने इसको प्रेनास कहा है। इसके अलावा प्रयागराज में ये गंगा में मिलती है। विंध्य कगार पर बहने से कई जलप्रपात भी बनाती है। विंध्य कगार, विंध्य का जो किनारा है ऊपरी, उसके कगार पर बहने की वजह से कई जलप्रपात भी बनाती है। कुलबेहरा, कुलबेहरा नदी किस जिले की जीवन रेखा कहलाती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मंडला, छिंदवाड़ा, उमरिया या सिवनी। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा कुलबेहरा नदी जीवन रेखा है छिंदवाड़ा की। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कुलबेहरा नदी का उद्गम जो है वो छिंदवाड़ा के उमरेठ से होता है। 80 किलोमीटर बहकर पेंच नदी में मिल जाती है। तो किस नदी की सहायक नदी हुई? पेंच नदी की सहायक नदी हुई। छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख जीवनदायिनी नदी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, पेंच नदी की प्रमुख सहायक नदी जिसका उद्गम दमुआ पंचमढ़ी से होता है। पेंच नदी की प्रमुख सहायक नदी को आपको बताना है जिसका उद्गम दमुआ पंचमढ़ी से होता है। और आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? वर्धा, बावनथड़ी, कान्हन या बाघ। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कान्हन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कान्हन नदी का जो उद्गम है वो दमुआ से होता है, पंचमढ़ी पर्वत पर स्थित है। कान्हन वेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कान्हन नदी है। पेंच नदी जो है वो कान्हन में मिलती है। इसके अलावा पूरा सिस्टम आगे वर्धा प्राणहिता होकर गोदावरी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन इसमें दिया गया है, चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप दर्शाती है, यानी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न को दर्शाती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, माफ कीजिएगा। दूसरा कथन है, बेतवा नदी पर स्थित देवगढ़ एक नदीय द्वीप है, उत्तर प्रदेश। वेनगंगा नदी पर बना भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी इसमें सही है। तो सभी कथन इसमें सही दिए गए हैं। सामान्य जानकारी है, बेतवा नदी पर स्थित जो देवगढ़ है वो एक नदीय द्वीप है, ये बिल्कुल सही है। वेनगंगा नदी पर बना भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये बात भी सही है। और जो चंबल नदी है उसकी वर्तमान चट्टानी संरचना अगर आप देखेंगे तो वो मालवा पठार जैसी दिखाई देगी, लेकिन वो जब बहती है तो पुरानी चट्टाना, जो उसका पुरानी चट्टानी होती थी, उसमें जो उसने रास्ता बनाया था, जो कि घाटियों से होकर के घाटियों से आप कह सकते हैं कि एक गड्ढे नुमा संरचना से होकर के बहती है, उसी को वो फॉलो करती है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि सुपर इम्पोज्ड अपोहा प्रतिरूप है, ड्रेनेज पैटर्न है उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? चूलगिरी शिखर किस पर्वत उपभाग का सर्वोच्च शिखर है? चूलगिरी शिखर किस पर्वत उपभाग का आपको बताना है कि ये सर्वोच्च शिखर है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? महादेव, मैकाल, भांडेर या राजपीपला। चूलगिरी शिखर किस पर्वत उपभाग का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजपीपला। तो चूलगिरी शिखर जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है, जिसको राजपीपला उपभाग के नाम से जाना जाता है, उसका सर्वोच्च शिखर है। यही 52 गजा जैन तीर्थ और तीर्थंकर आदिनाथ की अखंड प्राकृतिक जो शिला है उस पर उकेरी गई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक स्थित है। जो राजपीपला है, राजपीपला उपभाग का जो विस्तार है वो गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर किस उपभाग पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जिसको सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है, वो किस उपभाग पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, विंध्याचल, कैमूर, भांडेर या मैकाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भांडेर, यानी ऑप्शन सी। सद्भावना शिखर जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, ये विंध्याचल के भांडेर उपभाग पर दमोह जिले में स्थित है। इसे गुडविल पीक,
कालूमार या कालुम्बे भी कहा जाता है। भांडेर जो उपभाग है ये बलुआ पत्थर से निर्मित विंध्य पठार का प्रमुख हिस्सा है। यहां पर जाबेरा का गुंबद जैसी विशिष्ट प्राकृतिक संरचनाएं, जाबेरा का गुंबद जैसी विशिष्ट प्राकृतिक संरचनाएं भी यहां पर पाई जाती हैं। इस बात को भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में निम्न में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? भीमबेटका, सांची, उदयगिरी गुफाएं या असीरगढ़ किला। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा असीरगढ़ किला, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी भीमबेटका, सांची और उदयगिरी गुफाएं सभी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित हैं और तीनों इसमें प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे वो भीमबेटका हो, चाहे सांची हो, चाहे उदयगिरी हो। असीरगढ़ किला सतपुड़ा राजपीपला उपभाग में जो बुरहानपुर जिला है वहां पर स्थित है और इसलिए इसे विंध्याचल का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा एवं मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस उपभाग पर स्थित है? और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल या विंध्याचल। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा महादेव उपभाग। तो महादेव उपभाग ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। ये सतपुड़ा का जो मध्य भाग है जिसे महादेव उपभाग भी कहा जाता है, उस पर यह स्थित है। इसके समीप चौरागढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1325 या 26 मीटर के आसपास है और पंचमढ़ी का जो पठारी क्षेत्र है वो स्थित है। इसके समीप चौरागढ़ और पंचमढ़ी का जो पठारी क्षेत्र है वो स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है हरवत्सकूट। तो ये प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है कि इसका प्राचीन नाम हरवत्सकूट है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ की विश्व की ऊंची प्रतिमा किस शिखर पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अमरकंटक, चौरागढ़, चूलगिरी शिखर या सिगार चोटी। सही उत्तर क्या होगा? चूलगिरी शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चूलगिरी शिखर जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है, राजपीपला उपभाग का सर्वोच्च बिंदु है। यहां 52 गजा जैन तीर्थ स्थित है। इसके अलावा प्रतिमा प्राकृतिक चट्टानों पर नक्काशी की गई विश्व की सबसे ऊंची अखंड जैन प्रतिमाओं में से एक है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश व राजस्थान के सहयोग से किस वर्ष की गई थी? तो एक बात तो यह पता चल गई कि जो चंबल घाटी परियोजना है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से ही हुई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1954-55, 1953-54, 1960 या 1970। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 1953-54। इसका सही उत्तर होगा चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। शुरुआत 1953-54 में हुई थी। औपचारिक उद्घाटन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने की थी। परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत तालाब निर्माण में अग्रणी जिला कौन सा है? जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत तालाब निर्माण में अग्रणी जिला कौन सा है यह बताना है। खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर या निवाड़ी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अलीराजपुर। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अलीराजपुर जिला जल गंगा संवर्धन अभियान में सबसे अधिक खेत तालाब निर्माण के लिए प्रथम स्थान पर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय जल संरक्षण रैंकिंग में खंडवा जिला भारत में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो राज्य है वो चौथे स्थान पर है। जहां तक हम राष्ट्रीय जल संरक्षण रैंकिंग की बात करते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान की बात करें तो खेत तालाब निर्माण के लिए प्रथम स्थान पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो अलीराजपुर जिला रहा है। अब आपको गलत युग्म चुनना है। यहां पर परियोजना और जिला या उसके स्थान का नाम दिया गया है। क्या है? ऑप्शन ए पगारा बांध मुरैना, मोहनपुरा बांध राजगढ़, सुक्ता परियोजना धार, कोलार परियोजना सीहोर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि सुक्ता परियोजना धार से संबंधित नहीं है। यहां पर आपको चुनना है गलत युग्म। तो सुक्ता परियोजना जो है वो धार से संबंधित नहीं है क्योंकि सुक्ता परियोजना खंडवा में स्थित है और सुक्ता परियोजना कहां पर है? भगवंत सागर बांध से संबंधित है और ये धार में नहीं बल्कि खंडवा में स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन सी उसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना किस जलाशय में प्रारंभ की गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, बरगी जलाशय, सरदार सरोवर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय या ओमकारेश्वर जलाशय? इसका सही उत्तर होगा ओमकारेश्वर जलाशय। तो जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना है वो कहां पर प्रारंभ की गई है? ओमकारेश्वर जलाशय में प्रारंभ की गई है। ये 600 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि वहां पर स्थापित किया जा रहा है। इसमें से 278 मेगावाट उत्पादन शुरू हो चुका है और भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स में से ये एक है। अगला प्रश्न है, चिड़ीखो जिसे मालवाई शिखर कहा जाता है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पातालकोट, छिंदवाड़ा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, अमरकंटक, अनूपपुर या पचमढ़ी, नर्मदापुरम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नरसिंहगढ़, राजगढ़ में स्थित है। तो चिड़ीखो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, हरियाली के लिए और जल स्रोतों के कारण इसे मालवाई कश्मीर कहा जाता है। मालवा के प्रमुख जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं उसमें से ये एक है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में जल संरक्षण रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अभी हमने इसका उत्तर आपको एक व्याख्या में बताया था, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, खंडवा, निवाड़ी, बुरहानपुर या अलीराजपुर। तो क्या उत्तर होगा? अभी आपको बताया था, इसका सही उत्तर होगा खंडवा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की नवीनतम जल संरक्षण रैंकिंग में खंडवा जिला पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा है और मध्य प्रदेश को पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही अलीराजपुर जो है वो जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत तालाब निर्माण में अग्रणी रहा है। अब प्रोग्राम के अंत में आपके लिए एक और जरूरी सूचना यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित अपनी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की तैयारी इकट्ठी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आपके लिए सबसे बेहतर जो बैच उपलब्ध होगा वो होगा एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपके लिए अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिलेगा। ऑफलाइन जो मोड होगा वो इंदौर शाखा पर आपको उपलब्ध होगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? इस बैच में आपको 500 प्लस कक्षाएं मिलेंगी। 2 वर्षों तक इन कक्षाओं को असीमित बार देखने की सुविधा होगी। अगर आप जो ऑनलाइन मोड में आप कक्षाएं कर रहे हैं तो आपको 2 वर्षों तक असीमित बार इन कक्षाओं को देखने की सुविधा मिलेगी। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निःशुल्क प्राप्त होगी जो कि ऑनलाइन माध्यम में आपको दी जाएगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 500 प्लस कक्षाएं होंगी और 2 वर्षों तक क्लास को असीमित बार देखने की भी आपको सुविधा मिलेगी। आप एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं? आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी बैच में एडमिशन लेने के अंतर्गत, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। 87501 पर आपको कॉल करना है। तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूनिट 4 से संबंधित, जिन पर आज हमने चर्चा की है। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।